हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी अच्छे होंगे। सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल एस के मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने नहीं किया है वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिट 2 सोल्यूशन, और सोल्यूशन का ये लेक्चर 6 होगा, हमारा वीडियो नंबर 6 होगी। और इसमें वेपर प्रेशर दो आज हमारे टॉपिक हैं। एक तो है वेपर प्रेशर, आज की जो टॉपिक है, पहला टॉपिक क्या है, वेपर प्रेशर। दूसरा जो टॉपिक होगा छात्रों वो क्या होगा, राउल्ट्स लॉ, यानी राउल्ट का नियम। तो वाष्प दाब और राउल्ट का नियम दोनों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि राउल्ट का जो नियम है उससे पहले हमको वाष्प दाब क्या है या वेपर प्रेशर किसे कहते हैं, ये क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है वेपर प्रेशर। तो वाष्प दाब कहते किसे, वाष्प दाब का क्या देखिए मतलब होता है, जो वाष्प दाब का जो कॉन्सेप्ट है ये जो है किसके लिए है, लिक्विड्स के लिए है, वोलाटाइल कंपाउंड्स के लिए है, यानी ऐसे द्रव जो वाष्पशील होते हैं। तो वाष्प द्रव का कॉन्सेप्ट किसके लिए लगाएंगे, वाष्पशील द्रवों के लिए। एक तो बात क्लियर हो गई, किसके लिए होगा, वाष्पशील द्रवों के लिए होगा। चलिए समझते हैं इसको। माना ये कोई कंटेनर मैंने एक ले लिया इस तरह से, और इस कंटेनर में क्या है, कोई वाष्पशील द्रव ले लिया। वाष्पशील क्या किया, इसमें पूरा द्रव भर दिया। इस तरह से इसके मालिक्यूल कहाँ होंगे, सरफेस पर भी आ जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि लिक्विड कैसा है, वोलाटाइल है, यानी क्या होगा, इसकी वाष्प बनेगी, ठीक है ना। यानी इसका वाष्पीकरण होगा और ये वाष्प क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। इन केस अगर एक कंटेनर हमारा खुला हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगर एक पात्र जो है खुला हुआ है यहाँ से, तो क्या होगा, इसमें अगर पात्र खुला हुआ होगा तो इसमें जो है ये वाष्प बाहर निकल जाएंगे, स्कैप कर जाएंगी, ठीक है ना। यानी द्रव का जो है वाष्पीकरण हो जाएगा और द्रव क्या होगा, मात्रा में भी कम हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन क्या करना है, इस केस में अगर खुला पात्र है तो इसमें वाष्प दाब उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन अगर क्या है, पात्र को क्या कर दिया हमने, बंद कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, जो वाष्पें बनेंगी ये वाष्पित होकर क्या होंगी, ऊपर की तरफ जाएंगी। फिर इसके बाद क्या होगा, इनका संघनन उत्पन्न हो जाता है, यानी वाष्प क्या होगा, फिर से द्रवस्था में आ जाएगा। इज दैट क्लियर। यानी द्रव से क्या वाष्प बनेगा, इसे वाष्पीकरण कहते हैं, और वाष्प से पुनः द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। मतलब क्या हुआ, इसमें एक साम्यावस्था उत्पन्न हो जाएगी, और साम्यावस्था पर क्या होगा, ये जो वाष्प जो बनेगी ये क्या करेंगी, इस द्रव की सतह पर क्या करेंगी, एक दाब लगाएंगी। इस तरह से नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, इसमें एक दाब उत्पन्न हो जाएगा। इसी दाब को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। इज दैट क्लियर। यानी ये वाष्प ऊपर उठी, ठीक है ना, फिर क्या होगा, ये वाष्प ऊपर कंटेनर तुम्हारा बंद, बाहर तो जा नहीं पाएंगे, इसका मतलब क्या, यहाँ से टकरा करके फिर से वापस आएंगे, और जब वापस आएंगे तो क्या होगा, इसकी द्रव की सतह पर क्या करेंगी, एक दाब उत्पन्न हो जाएगा। उसी दाब को हम लोग क्या कहेंगे, वाष्प दाब कहते हैं। अंग्रेजी इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर, यानी प्रेशर क्रिएटेड बाय एक्सर्टेड बाय वेपर्स नोन एज ए वेपर प्रेशर एट इक्विलिब्रियम एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी क्या हो जाएगा, किसी भी निश्चित ताप पर, साम्यावस्था पर जरूर आप सबका साम्यावस्था पर या वाष्प दाब इसका मेजर करना है आपको। किसी भी निश्चित ताप पर द्रव की साम्यावस्था पर वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। इज दैट क्लियर। चलिए मैं इसको लिख भी देता हूं। डेफिनेशन आप लोग देख सकते हैं, क्या देखिए डेफिनेशन हो जाएगी, किसी निश्चित ताप पर साम्यावस्था में द्रव की वाष्प द्वारा आरोपित दाब उस द्रव का वाष्प दाब या वेपर प्रेशर कहलाता है। कंडीशन आपको क्या ध्यान रखनी है, पात्र कैसा होना चाहिए बेटा, पात्र बंद होना चाहिए। क्यों बंद पात्र होना चाहिए, अगर पात्र खुला हुआ है तो वाष्प दाब नहीं लगेगा,
इज दैट क्लियर? दूसरा क्या है, कौन सी अवस्था, किस अवस्था में, साम्यावस्था में। ये आपको मेन बातें याद रखनी है, डेफिनेशन आपको अपने आप याद हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। साम्यावस्था में, साम्यावस्था का मतलब क्या हुआ, यानी द्रव से क्या बनेगी, वाष्प बनेगी, लिक्विड से वेपर बना, इसे क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, वेपोराइजेशन या वाष्पीकरण कहते हैं। फिर ये वाष्प जो होंगी फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, द्रव में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इन वाष्पों के द्वारा जो सतह पर जो दाब लगाया जाएगा वही वाष्प दाब हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, यानी कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वाष्प दाब को प्रभावित करते हैं। नंबर 1 है इसमें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डेफिनेशन का रफ करता हूं फिर। सबसे पहला जो फैक्टर्स है तो उसमें क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए नंबर 1 पहला जो कारक है, नेचर ऑफ लिक्विड, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। पहला है द्रव की प्रकृति, इज दैट क्लियर? तो द्रव की प्रकृति कैसे है, देखिए द्रव दो प्रकार के हैं, एक तो यहाँ पे वाष्पशील और एक अवाष्पशील। तो ऐसे द्रव जो वाष्प अवस्था में नहीं आते हैं, यानी जितने भी सॉलिड्स हैं उनके लिए तो वेपर प्रेशर कितना होगा, 0 होगा, कोई प्रेशर नहीं लगेगा, जब वाष्प ही नहीं बनेगी तो नहीं लगेगा। दूसरा क्या है, कुछ इस तरह के जो लिक्विड होते हैं, कुछ लिक्विड इस तरह के होते हैं जिनका वाष्प दाब कम होता है, कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जिनका वाष्प दाब अधिक होता है। जैसे मैं एग्जांपल देखिए ले लेता हूं, अगर मैं एग्जांपल यहां पर ले लूं C2H5OH का, मैंने एग्जांपल देखिए ले लिया, ठीक है ना। दूसरा मैं एग्जांपल ले लूं C6H6 ले लूं, या मैं टॉलुइन ले लूं, या CCl4 ले लूं, ठीक है। तो देखिएगा, या मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं H2, ठीक। देखिए तो ऐसे जो लिक्विड है जो क्या करते हैं, एक दूसरे में अपने के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। यानी अगर हम बात करें इस एथेनॉल की और इस बेंजीन की, या कार्बन टेट्राक्लोराइड या टॉलुइन की अगर हम बात करते हैं, तो इनमें जो है इस एथेनॉल का वाष्प दाब अधिक होगा। क्यों इसका अधिक होगा, क्योंकि जो एथेनॉल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एथेनॉल का जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, कम होगा, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण क्या होंगे, बहुत सारे जो इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण एथेनॉल के बहुत सारे अणु आपस में जुड़ जाते हैं। और जब वो आपस में जुड़ जाएंगे, यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल क्या होगा, इस तरह से बिल्कुल जुड़े हुए हैं आपस में। अब इनको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब क्या हुआ, इनका जो वाष्प दाब होगा वो कम होगा। यानी अगर हम सेम टेम्परेचर पे अगर हम बात करें, हम पेट्रोल ले लें, ठीक है ना, आपने पेट्रोल ले लिया और क्या ले लिया, एथेनॉल ले लिया, या आपने ईथन ले लिया, तो देखिएगा इनमें पेट्रोल का जो वाष्प दाब होगा वो सबसे अधिक होगा, क्योंकि क्या है, बहुत अधिक वाष्पशील। फिर देखिए अगर मैं यहाँ पे एथेनॉल लेता हूं और दूसरा ले लूं डाई मेथिल ईथर ले लूं, ईथर ले लिया, तो इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके बहुत सारे अणु आपस में जुड़े हुए हैं। उस इंटरेक्शन के कारण क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो एथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण बहुत अधिक है, इसलिए ये जो है वाष्प अवस्था में शीघ्रता से नहीं आता है। और उसी ताप पर अगर हम ईथर की बात करें, आपने ईथर आपने देखा होगा, हथेली पे ईथर लीजिएगा तो आप बिल्कुल ठंडक का महसूस करते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो वेपोराइजेशन है, यानी इसका जो वाष्पित होने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत अधिक है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, दूसरा देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, टेम्परेचर का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर या ताप का प्रभाव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको पता है कि ताप बढ़ाने पर क्या होता है, ताप बढ़ाने पर जो मॉलिक्यूल्स की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। यानी कि बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस तरह से नीचे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, इस तरह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं द्रव के, बहुत सारे अणु हैं, तो इसमें जो है ऊपर वाले की जो वाष्पित होने की प्रवृत्ति होती है वो अधिक होती है, नीचे वाले की वाष्पित होने की प्रवृत्ति कम होती है।
क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस सरफेस के साथ भी क्या होगा, इसका इंट्रैक्शन होगा, इधर भी इंट्रैक्शन है, इधर भी इंट्रैक्शन है, और ऊपर वाले मॉलिक्यूल के साथ भी इंट्रैक्शन है। लेकिन इस वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं इनका नीचे सरफेस से कोई इंट्रैक्शन नहीं है, तो इनके वाष्पित होने की प्रवृत्ति अधिक होती है। इन केस अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने से पता हम लोग आपको पता है क्या होता है, ताप बढ़ाने से क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और जब काइनेटिक एनर्जी यानी इधर उधर घूमने की जो मोशन है, जिगजैग जो मोशन होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब इसका मोशन बढ़ जाएगा इसका मतलब क्या हुआ, इनकी जो गति है वो बढ़ गई, यानी इनके वाष्पित होने की प्रवृत्ति भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ चले जाएंगे और क्या हो जाएंगे, वाष्प अवस्था में आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ताप बढ़ाने पर हमेशा वाष्प दाब में वृद्धि होती है, यानी कि मतलब क्या हुआ, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इज दैट क्लियर? तीसरा है, अगर हम क्या करते हैं, किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिला देते हैं, मान लीजिए कि ये कोई लिक्विड है, ये कोई द्रव है, वोलाटाइल है, वाष्पशील है, और अगर हम क्या करें, इसमें किसी अवाष्पशील हम विलेय पदार्थ को मिला दें, ठीक है ना, यानी कि जो वाष्प अवस्था में नहीं आता है, तो वो क्या करेगा, उस कंडीशन में क्या होगा, इस विलायक के जो द्रव है इसके भी वाष्पित होने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, जो आप इसमें नॉन वोलाटाइल, जो मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूं, जो आपने सब कुछ को ऐसे नॉन वोलाटाइल यहाँ पर जो अणु आ जाएंगे इस तरह से, ये क्या करेंगे, ये जो नॉन वोलाटाइल जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये भी क्या करेंगे, जो वोलाटाइल मॉलिक्यूल है, जो व्हाइट से मैंने दिखाया है, ये नॉन वोलाटाइल को मैंने रेड से दिखाया है, पिंक कलर से दिखाया है, ये वाले मॉलिक्यूल क्या करेंगे, नॉन वोलाटाइल मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इनके साथ इंट्रैक्शन हो जाएगा, जुड़ जाते हैं, और उस इंट्रैक्शन के कारण यानी कि स्पेस देखिए कम हो गया ऊपर जाने के लिए, ये भी तो ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे जब इनको स्पेस ही नहीं मिलेगा ऊपर जाने के लिए, तो इनके वाष्पित होने की जो प्रवृत्ति होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कम इनका वाष्पीकरण होगा। तो ध्यान रखिएगा, अवाष्पशील विलेय पदार्थ की उपस्थिति में हमेशा विलायक या किसी भी द्रव का जो वाष्प दाब है वो हमेशा कम हो जाता है। तो ये 3 फैक्टर थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आज का जो हमारा इसमें टॉपिक पूरा हुआ, वेपर प्रेशर। दूसरा जो इसमें टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड परीक्षा में आता है, उसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वो क्या है, राउल्ट्स लॉ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसके आपको 2 केस बताऊंगा, यानी इसके 2 डेफिनेशंस भी हैं। सबसे पहले क्या है, एक तो वोलाटाइल के लिए है, दूसरा क्या है, अगर कोई नॉन वोलाटाइल उसमें ऐड कर देते हैं तो क्या राउल्ट का नियम बन जाता है, ठीक है ना। राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम लगभग एक जैसे है, लेकिन दोनों में क्या देखिए डिफरेंस है, अभी हम लोग इसकी बात करते हैं। वो क्या है, उसमें गैसीय पदार्थ लिया जाता था द्रव में, इसमें क्या है, इस सिर्फ द्रवों के लिए है। राउल्ट का नियम जो है इसमें क्या होंगे, ये वाष्पशील द्रवों के लिए है, उसमें क्या था, द्रव गैस की द्रव में विलेयता के लिए था, ठीक है ना, ये दोनों में डिफरेंस है। तो राउल्ट का नियम देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, मान लिया कि मैंने 2 सॉल्यूट ले लिए, एक इस कंटेनर में एक सॉल्यूट देखिए ले लिया, प्लस ए के ले लिया, इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया। ये दोनों कैसे हैं, दोनों वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब आप जानते हैं कि वाष्पशील, ठीक है ना। इन दोनों वाष्पशील द्रवों को मैंने मिला दिया, तो देखिए क्या द्रव बन जाएगा, विलयन बन गया, और इसमें क्या होंगे, ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल, ठीक है ना, ध्यान समझते जाइएगा। यानी इसमें क्या होंगे, ए के भी मॉलिक्यूल होंगे और बी के भी मॉलिक्यूल होंगे, ये क्या बन गया हमारा, विलयन बन गया, सॉल्यूशन बन गया, ठीक है ना। इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा, इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा शुद्ध अवस्था में, वो क्या हो जाएगा, P0A, ध्यान दीजिएगा। यानी जो विलयन ए है, वाष्पशील विलयन ए है, उसके द्रव के द्वारा
जो वाष्प दाब लगाया जाएगा वो क्या हो गया, पी नॉट ए। यह हम कह सकते हैं गैस एक द्रव ए का आंशिक वाष्प दाब। इज दैट क्लियर। इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी नॉट बी। यहाँ पे नॉट का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, पी नॉट का मतलब क्या होगा, शुद्ध अवस्था में ए का जो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पी नॉट ए हो गया और बी का क्या हो गया, पी नॉट बी हो गया। ठीक है ना। अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इन दोनों का टोटल हो जाएगा। इज दैट क्लियर। यानी इसके द्वारा भी लगाया जाएगा दाब, यानी इसके द्वारा भी लगाया जाएगा और इसके द्वारा भी लगाया जाएगा। ठीक है ना, दोनों के द्वारा लगाया जाएगा, लेकिन हमें मानते हैं कि इसमें ए नॉट का जो वाष्प दाब है वो अधिक है। ठीक है ना, क्योंकि मैंने क्या किया, इसमें मैंने इसको ऐड किया है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए का वाष्प दाब अधिक होगा। जब आपने बी को मिला दिया तो क्या हो जाएगा, वाष्प दाब में कुछ कमी आ जाएगी। इतना क्लियर हो गया। ठीक है ना। अब देखिएगा, अब इसका जो आंशिक वाष्प दाब जो पी नॉट ए है, ये क्या होता है, जो गैस जो द्रव ए है इसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है ना। इसका जो दाब होगा, इसका जो वाष्प दाब होगा पी ए जो हो जाएगा समानुपाती, वो मोल प्रभाज जो इसके मोल प्रभाज होंगे उनके समानुपाती होगा। इसी तरह से बी का क्या हो जाएगा, समानुपाती एक्स। मोल प्रभाज मान लिया मैंने, एक्स को मोल प्रभाज माना है, यानी बी के मोल प्रभाज के समानुपाती हो जाएगा। इज दैट क्लियर। यहां तक की कहानी आ गई समझ में। यानी इसका जो वाष्प दाब होगा, ठीक है ना, वो किसके हो गया, काई नॉट ए के बराबर हो गया। इसका किसके हो जाएगा, काई नॉट बी के बराबर हो गया। यानी पी ए समानुपाती एक्स से हो गया, पी बी समानुपाती एक्स बी हो गया। बस यही राउल्ट का नियम है। यही क्या है, राउल्ट का नियम है। इसका मतलब क्या हुआ कि वाष्पशील द्रवों, मैंने यहाँ पर दो वाष्पशील द्रव लिए हैं, ए और वी लिए हैं। वाष्पशील द्रवों में प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब, प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उस द्रव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो रटने की जरूरत नहीं है आपको, देखिएगा। यानी दो कोई भी वाष्पशील द्रव आप ले सकते हैं, दो या दो से अधिक वाष्पशील द्रव हो सकते हैं। तो प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। लेकिन किसके लिए है, ये वाष्पशील द्रवों के लिए है। तो वाष्पशील द्रवों के लिए क्या हो जाएगा, वाष्पशील द्रवों के 1 बिलियन में, किसी बिलियन में प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब विलेय उस घटक के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसको लिख लेते हैं हम लोग। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, बहुत आसान है, आपको बिल्कुल ही राउल्ट का नियम देखिए रटना नहीं है। बस क्या ध्यान रखना है कि जो गैस ए का, जो द्रव ए का जो वाष्प दाब है वो इसके मोल प्रभाज के समानुपाती है, बी का इसके मोल समानुपाती हो जाएगा। यानी वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड। इज दैट क्लियर। यानी अगर हम इनके अगर हम समझ मान लिया कि इस विलयन में अगर आई घटक हैं, कितने घटक हैं, आई घटक हैं, तो उन आई घटक के लिए क्या हो जाएगा, पी आई समानुपाती काई आई होगा। मान लिया कि इसमें आई घटक हैं, बहुत सारे घटक हैं, ए बी सी डी, ठीक है ना, पी ए पी सी बहुत सारे हैं, तो क्या हो जाएगा, पी आई समानुपाती क्या हो जाएगा, काई आई, या इसको एक्स आई से रिप्रेजेंट करें। इज दैट क्लियर। इतना आ गया समझ में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको राउल्ट का तो नियम इतना ही है, लेकिन क्या होता है, इस पर आते हैं न्यूमेरिकल्स। तो इस फार्मूला को थोड़ा हम और इलेबोरेट करते हैं, एक्सपेंड थोड़ा इसको करते हैं, उसको देखते हैं। इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए क्या था, आपको पता है कि आंशिक दाब जो प्रत्येक घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती है। अब हम क्या करते हैं, समानुपाती को चिन्ह को हटाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस समानुपाती के चिन्ह को अगर आप हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा के, ठीक है ना। इस के की कुछ वैल्यू होती है, हम वो दो लगाते हैं। मानते हैं कि
जैसे बाइनरी विलयन है, इसमें सिर्फ क्या है, ए और बी है, ठीक। शुद्ध अवस्था में क्या है, इसके जो मोल प्रभाज होगा वो किसके बराबर होगा, यानी सिर्फ आपको पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है, 1। यानी किसी भी बाइनरी विलयन में विलय प्लस विलायक के मोल प्रभाज का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है, ऐसा आपको मालूम है, ठीक है ना। इन केस अगर इसकी बात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा बी तो है ही नहीं, यहाँ पर क्या है, सिर्फ ए का मोल प्रभाज होगा, यानी एक्स बी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इसका मतलब जो ये हुआ कि इसका जो प्रेशर होगा किसकी वजह से, सिर्फ इसके आंशिक दाब की वजह से। इज दैट क्लियर? यानी कि यहाँ पर के बराबर देखिए क्या आ जाएगा, P नॉट ए आ जाएगा। इज दैट क्लियर? मतलब क्या हुआ, इस कांस्टेंट की जगह हम क्या लिख देंगे, के नॉट P नॉट ए, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? भाई P इक्वल टू के इंटू पाई हो गया, एक्स के बराबर इसमें कुछ होगा नहीं, यानी एक्स इसमें किसके बराबर हो जाएगा, किसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, जो आंशिक वाष्प दाब होगा, जो वाष्प दाब होगा यहाँ पर वो किसकी वजह से होगा, सिर्फ इस शुद्ध ए की वजह से, ठीक है ना। यानी शुद्ध अवस्था में ए के वाष्प दाब की वजह से होगा, यानी के बराबर क्या होगा, P नॉट ए हम तो लिख देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर P नॉट ये हो जाएगा। इसी तरह से पी वी बराबर क्या हो जाएगा, P नॉट P इंटू एक्स भी हो जाएगा, ये हो गया। हमको पता है कि डाल्टन का आंशिक वाष्प दाब का नियम हम लोगों ने पढ़ा है। आंशिक वाष्प दाब के नियम में क्या होता है, P टोटल बराबर क्या होता है, जितनी भी स्पीशीज होती हैं उनके वाष्प दाबों का योग, वो क्या होता है, वाष्प दाब। यानी यहाँ पर P टोटल बराबर देखिए क्या हो जाएगा, PA प्लस PB हो जाएगा। इज दैट क्लियर? P टोटल बराबर PA प्लस PB हो गया, PA की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, P टोटल बराबर P नॉट A इंटू काई ए प्लस P नॉट B इंटू काई B, ये हो गया फॉर्मूला। इस पर क्या आते हैं बच्चों, न्यूमेरिकल आते हैं। अब हमको एक फॉर्मूला और पता है कि अगर बाइनरी विलयन है तो इन दोनों के आंशिक वाष्प दाबों का जो योग होगा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। यानी यहाँ से हम एक्स भी बराबर निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 1 माइनस आई के। इस वैल्यू को भी इस फार्मूला में पुट कर दीजिएगा, तो देखिए दूसरा फार्मूला में क्या बन गया, कि टोटल बराबर देखिए क्या हो जाएगा, P नॉट ए इंटू पाई ए प्लस P नॉट बी 1 माइनस काई ए। इसको भी फॉलो कर सकते हैं। अब इन फार्मूला से क्या आते हैं बेटा, न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है ना। काई ए और काई बी की वैल्यू हमको निकालनी आती है, किस तरह से निकालें, अगर हमको ए और बी के अगर मोलों की संख्या दी हुई है तो हम क्या कर सकते हैं, और आपको आंशिक वाष्प दाब के दिए हुए हैं तो आप P टोटल निकाल सकते हैं, या फिर P टोटल आपको दिया हुआ है और आपसे कोई दूसरी और कुछ पूछा है तब भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यानी यहाँ से काई ए और काई बी का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे आपको काई ए बराबर निकालना है, काई ए बराबर क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। इसी तरह से काई बी बराबर क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन, यानी काई बी बराबर क्या हो जाएगा, बी के मोलों की संख्या अपॉन ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या का योग। तो इस तरह से क्या है, राउट का जो पहला जो नियम था, यानी किसके लिए था, वाष्पशील द्रवों के लिए है, और बहुत ही आसान है। बस आपको एक सिर्फ फार्मूला याद रखना है, डेफिनेशन आपको निश्चित याद हो गई होगी। क्या याद रखना है कि मान लिया कोई एक कंपोनेंट ए है, ठीक है ना, इसका वाष्प दाब PA है और इसके मोल प्रभाज क्या है, XA मान लिया या काई ए आप मान लीजिएगा, बस डेफिनेशन हो गई। इतना सा बस आपको याद देखिए रखना है, PA समानुपाती काई ए, बस यहाँ से पूरा का पूरा नियम लिख जाएगा। यानी वाष्पशील द्रवों के लिए है, यानी क्या हो जाएगा, किसी भी विलयन में किसी घटक का वाष्प दाब उस घटक में उपस्थित मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इज दैट क्लियर?
आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है इसमें देखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या, राउट का नियम। ये तो था पहले हम लोगों ने पढ़ा वास्तविक विलेय पदार्थों के लिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अवास्तविक विलेय पदार्थ युक्त विलयनों के लिए। यानी विलयन क्या है, यानी उसमें जो एक कंपोनेंट होगा वो कैसा है, अवास्तशील है। इज दैट क्लियर? माना एक सोल्यूशन ले लिया आपने, एक ये विलायक ले लिया, ठीक है ना, ये क्या है, विलायक है, सॉल्वेंट इसे कहते हैं। अब इसमें क्या किया आपने, इस विलायक में क्या किया आपने, जो दूसरा मिलाया है वो क्या मिलाया, एक विलेय पदार्थ है लेकिन ये कैसा है, ये सॉल्यूट मान लिया, ये विलेय है लेकिन ये कैसा है, ये अवास्तशील है। इस अवास्तशील विलेय को क्या किया आपने, इस वास्तशील, ये कैसा है, वास्तशील, ध्यान दीजिएगा, इस अवास्तशील विलेय पदार्थ को क्या किया आपने, इस वास्तशील विलायक में मिलाया तो क्या बन गया, एक सॉल्यूशन देखिए बन गया। मैं दोनों के कंपोनेंट को दिखाता हूं, वास्तविक वाले को मैं देखिए रेड से दिखाता हूं, ओके, और इसको व्हाइट से। यानी क्या होगा इसमें देखिए, अब इसमें क्या आ जाएंगे, ये कंपोनेंट भी आ गए, तो क्या हुआ, आपको पता है ये जो अवास्तशील जो विलेय पदार्थ होता है इसकी वेपर नहीं बनती है। यानी इसका जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो पी ए बराबर देखिए कितना हो जाएगा, पी विलेय बराबर देखिए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब इसका वाष्प दाब ही नहीं बनेगा, इसका वाष्प दाब कुछ बनेगा, इसका वाष्प दाब होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इस विलयन में जो वेपर्स जो बनेगी, जो वाष्प दाब जो उत्पन्न होगा वो सिर्फ और सिर्फ ये जो मैंने रेड वाले जो दिखाए हैं मॉलिक्यूल्स, इनकी वजह से होगा, विलायक की वजह से होगा। लेकिन शुद्ध अवस्था में जो पहले था इसका वाष्प दाब अधिक था, अब वाष्प दाब में क्या आ जाएगी, कुछ ना कुछ इसमें कमी आ जाती है। विलयन के वाष्प दाब में क्या आ जाएगी, अब कमी आ जाएगी। मैं पीछे आपको बता चुका हूं, ये जो अवास्तशील विलेय पदार्थ होते हैं एक बाधा उत्पन्न करते हैं इसको वाष्पित होने में। इज दैट क्लियर? मतलब क्या हुआ, अब जो यहाँ पर जो पी टोटल आएगा यानी जो वाष्प दाब होगा वो किसके मोल प्रभाज के बराबर हो जाएगा, वो सिर्फ विलायक के मोल प्रभाज के बराबर हो जाएगा। यानी एक नई यहाँ से डेफिनेशन निकल करके आ जाएगी, यानी किसी अवास्तशील विलेय युक्त विलयन के वाष्प दाब, विलयन में आंशिक वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में विलायक के मोल प्रभाज के बराबर होता है या समानुपाती होता है। इज दैट क्लियर? यानी क्या हो जाएगा, यहां से निकल करके आ जाएगा, निश्चित ताप पर एक अवास्तशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन का वाष्प दाब विलयन में उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के बराबर या समानुपाती होता है। तो देखिए डेफिनेशन लिख लीजिए, यानी यहां से फॉर्मूला देखिए क्या बन जाएगा हमारा, P वाष्प दाब क्या हो जाएगा, किसकी वजह से, विलायक की वजह से होगा सिर्फ इसमें। इज दैट क्लियर? इनटू काई विलायक। इज दैट क्लियर? थोड़ा सही, P बराबर P विलायक इंटू पी नॉट और लगाइएगा, ये शुद्ध विलायक का इंटू, या मैं इसको ऐसे लिखता हूं P काई विलायक, ठीक है ना। तो यहां से P क्या हो जाएगा, विलयन का समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, पी नॉट ए, पी नॉट आ जाएगा, पी नॉट किसका है, शुद्ध विलायक का है, इंटू काई विलायक। तो क्या हो गया, वही जैसा पीछे हम लोगों ने पढ़ा था सेम वैसे ही है। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए डेफिनेशन क्या आ जाएगी निकल करके, किसी अवास्तशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में
विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, शुद्ध अवस्था में विलायक का आंशिक वाष्पदाब हो गया। टी नॉट मैंने क्या बताया था, शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्पदाब हो गया। तो यहां से देखिए एक नया एक ये फॉर्मूला बन गया। इज दैट क्लियर? डेफिनेशन आपको लिख लीजिएगा। निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन का वाष्पदाब विलयन में उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इज दैट क्लियर? यानी विलयन का जो वाष्पदाब P हो जाएगा वो क्या होगा, विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। उसमें क्या था, प्रत्येक घटक के समानुपाती था। सेम वैसे ही ये वाष्पशील जैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये नॉन वोलेटाइल है तो इसके तो समानुपाती होगा ही नहीं। क्यों? यहाँ पर क्या हुआ, इसका कुछ योगदान ही नहीं, ये तो वेपर प्रेशर को कम करता है। इज दैट क्लियर? अब इस पर भी क्या है, और एक तो फार्मूला देखिए हमारा बनता है, एक और तभी डेफिनेशन निकल के आ जाती है। अब मैं उसको करता हूँ आगे। हमको पता है कि जो विलेय और विलायक दो चीज़ें होती हैं, विलेय और विलायक के जो मोलों के मोल प्रभाज का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। तो मैं इसको आगे पढ़ाता हूँ, एलेबोरेट करता हूँ, इसको एक्सपेंड इसको करता हूँ, इस फार्मूला को। पता है हम लोग अगर कोई बाइंडिंग सोल्यूशन है, विलेय और विलायक उसमें 2 हैं, तो काई विलेय प्लस काई विलायक बराबर 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, काई विलायक निकाल लिया। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, P बराबर क्या होता है, वाष्पदाब बराबर क्या होगा, P नॉट इंटू काई विलायक। काई विलायक की यहाँ पर वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या देखिए फॉर्मूला देखो बन जाएगा, P बराबर देखिए क्या हो जाएगा, P नॉट 1 माइनस काई P नॉट को अगर मैं क्या करता हूँ, इधर देके ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा, P अपॉन P नॉट इक्वल टू माइनस काई के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन है यहाँ पर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ड्राइव होने वाला है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा, करिएगा, ठीक है ना। 1 अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसको इधर ले रहा हूँ, 1 माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल टू क्या हो गया, काई विलेय हो गया। या मैं इसको तो क्या लिख सकता हूँ, देखिएगा P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल टू काई विलेय, ये लिखा सकता है ना। एक हमारा अवाष्पशील युक्त पदार्थों की क्या बन जाए। अब इसमें 2 चीज़ें आई हैं, ठीक है ना। एक तो आया है P अपॉन P नॉट, ठीक है ना। दूसरा क्या आया था इसमें, P नॉट माइनस P, ठीक। इसे हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पदाब में अवनमन। P नॉट माइनस P यहाँ पर क्या हो गया, वाष्पदाब में अवनमन हो गया। और अगर मैं इसको P नॉट से और मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन गया, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। तो P नॉट माइनस P वाष्पदाब में अवनमन हो गया या कमी हो गई, P नॉट से डिवाइड किया तो क्या बन गया, आपेक्षिक अवनमन बन गया। और ये किसके बराबर है, ये विलेय के मोल प्रभाज के बराबर है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या निकल करके आ जाता है, यहाँ से अवाष्पशील विलेय पदार्थ विलयनों में के लिए एक स्टेटमेंट आ जाता है, यानी किसी भी अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन में वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, किसी भी अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन में वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। बहुत आसान है, तो यहाँ से लिख सकते हैं अवाष्पशील, लिखिएगा अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर
होता है। तो सिंपली बच्चे ये याद रखते हैं, ठीक है ना। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इज दैट क्लियर? अब देखिएगा दूसरा इसका हम न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। इस पे P नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट की वैल्यू दी है, P की वैल्यू दी हुई है, या आपको इनमें से कोई एक वैल्यू निकालनी है और आपको विलय का अगर मोल प्रभाज दिया हुआ है, या आपको विलय की क्या दी हुई है, मोलों की संख्या अगर दी हुई है, तो किस तरह से इसका देखिए फार्मूला बन जाएगा दूसरा। यानी अगर मान लिया कोई विलय है, मान लिया कि इसमें विलय के मोलों की संख्या स्मॉल n है, विलय के मोलों की संख्या स्मॉल n है और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, P नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू काई की जगह क्या लिखते हैं, N अपॉन N नॉट। ठीक है ना। यदि तनु विलयन है, अगर विलयन कैसा है, तनु है, तो क्या हो जाएगा, डायल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा, जो विलय पदार्थ होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है। इट इज वेरी वेरी लेस देन n। तो क्या हो जाएगा, काई विलय बराबर देखिए यहाँ से क्या फॉर्मूला बन के आ जाएगा, n अपॉन n बन जाएगा। इज दैट क्लियर? तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, P नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू n अपॉन n। आई होप आपको फार्मूला समझ में आ गया होगा। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये फार्मूला और यहाँ से बना सकते हैं, अगर ग्राम में अगर मात्रा आपको दी हुई है विलय और विलायक की, तब भी हो जाएगा। यानी दूसरा फार्मूला यहाँ से क्या बन जाएगा, अगर विलय के मोलों की संख्या, विलय का ग्राम में भार स्मॉल w और अणुभार m है, और विलायक का ग्राम में भार कैपिटल W, और इसका अगर अणुभार m डैश है, तो फार्मूला देखिए क्या बन के आ जाएगा, P नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू W अपॉन m अपॉन W अपॉन m डैश। मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, शायद क्लियर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। P नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू विलय के ग्राम में भार बटे अणुभार, विलायक का ग्राम में भार बटे विलायक का अणुभार। ठीक है, देखिए फार्मूला निकल के आ जाएगा। यहाँ से विलय का अणुभार भी निकाल सकते हैं, विलय के ग्राम में मात्रा भी निकाल सकते हैं, और आपको अपेक्षित अनुमान दिया। इज दैट क्लियर? आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने जितना पढ़ा है, इसको आपको वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, जरूर समझ में आएगा।